हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब फाइनल 9 डेज रह गए। 10th डेज आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है फिजिक्स का। तो मैं अब आज से लेके आपको डेली एक वीडियो अवेलेबल करूंगा। मिनिमम कोशिश करूंगा एक से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊं और आपकी फाइनल बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। तो बच्चों, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि भैया प्रिज्म सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं जो प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स जो आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्लियर करा दूंगा। एक पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, जिस पैटर्न को फॉलो करके आप प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे और सही आंसर भी निकाल दोगे। और उसके बाद बच्चों कराऊंगा मैं आपको डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि प्रिज्म में पूछा जा सकता है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डायग्राम भी बनाने के लिए आते हैं एग्जाम में। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया है तो आपको डायग्राम जरूर बनाने के लिए कहा गया होगा कि कैसे कैसे रोटेट करके हम डायग्राम्स बनाते हैं। तो टोटल 3 पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला पार्ट है अपने पास न्यूमेरिकल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 के पेपर में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा पूछे गए थे। फिर हम करेंगे डेरिवेशन और डेरिवेशन के बाद हम करेंगे बच्चों डायग्राम। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आपकी स्क्रीन पे है, और जल्दी से क्वेश्चन को रीड करना, नोटबुक लेके रेडी रहना भाई, लिखते रहना और सॉल्व करते रहना। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा दूं आपको, उसी एक वीडियो को पॉज करो और फिर खुद सॉल्व करके देखो बिना वापस वीडियो को देखे। मतलब एक बार आपने वीडियो में समझ लिया, फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, सेम आंसर तक निकाल लो, फिर अगला न्यूमेरिकल, फिर अगला न्यूमेरिकल। इससे आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी। और किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो भाई, टेलीग्राम से जाके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, दोस्तों तक शेयर कर दो। मिलूंगा मैं आपको एग्जाम सेंटर के बाहर, वहां पे भी इंटरव्यू लेने आएंगे भाई, पूछने आएंगे बच्चों से। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो ये जो बच्चों रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ट्रायंगल है अपने पास ऐसा करके, तो इसमें जो ये वाला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। और जो कि अपने को कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि भैया ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इज मेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सिंपल सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया होगा। इसको अलग से जल्दी से लिख लेना भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2/√3। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया भाई। ठीक है, देखो बच्चों ये हमेशा ग्लास का होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों वो हमेशा 1 लेते हैं। इसको मैं जानबूझ के ऐसे करके बता रहा हूं, वैसे तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूले से ही बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मीडियम पे भी फंसाया था कि प्रिज्म को रख दिया ऑयल के अंदर या फिर वाटर के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको एक चीज बताया कि अलग अलग मीडियम होते हैं। वैसे आप म्यू भी ले सकते हो उसको, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, कुछ बच्चे म्यू 2 1 पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे म्यू पढ़ रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस KL। नामकरण कर दो भाई, जैसे डायग्राम दिख रहा है आपको KLM है, तो हम इसको नामकरण कर देते हैं KL और M। और एक वीडियो कह रहा हूं, एक रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, है ना। तो एक रे ऐसे करके KL वाले सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, ऐसे करके हमने फॉल करा दिया। हमने कहा कि ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, ट्रेस करो, और इमरजेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। कितने एंगल से डेविएट हुआ और कितने एंगल से इमर्ज हुआ, निकला, ये सब बताओ। तो बच्चों अगर आपने ये पूरा वीडियो प्रिज्म का डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं आता आपको, तो भी आप इस वीडियो को समझते रहो, लास्ट में मैं डेरिवेशन कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट में डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अभी तक डेरिवेशन पढ़ लिया होता है, फॉर्मूले उनको याद होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल से भी पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बताता रहूंगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई मेजर फॉर्मूले लगते ही नहीं है, बच्चों वाले फॉर्मूले लगते हैं, बिल्कुल ट्रिकी है। और इसी कब का क्वेश्चन देखो, 2019 का सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया, हर साल, एवरी सिंगल ईयर। वो कहते हैं 90 डिग्री फॉल किया, ट्रेस करो, 90 डिग्री फॉल किया, बताओ TIR होगा कि नहीं, 90 डिग्री फॉल किया, बताओ ग्रेस होगा कि नहीं। सेम सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। क्या कॉन्सेप्ट लगना है? तो बच्चों याद रखना कि अगर किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे वो फॉल कर रहा है कोई भी रे, तो ये रे 90 डिग्री पे फॉल करे तो सीधे सीधे चला जाता है, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे इस पे दूसरे सरफेस पे लेके चले जाओ। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, मैं इसको ऐसे लेके चले जाता हूं। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा, ये 90 डिग्री पे आया, 90 डिग्री पे ही घुस जाएगा, पूरा 180 डिग्री होता है ना ऐसे करके, तो 90 डिग्री पे आके बिल्कुल सीधे सीधे लेके चले जाना, डेविएट मत करना, ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, अब जब इस सरफेस पे जाएगी तो आपको यहाँ पे खींचना पड़ेगा नॉर्मल, कि भैया अब बाहर निकलने की बज्जी आई, प्रिज्म में तो घुस गया, प्रिज्म से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो नॉर्मल खींचना पड़ेगा और एंगल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आपका, इतना डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले पहुंच जाओ भाई दूसरे नंबर पे म्यू के पास।
म्यू के पास क्या करना है भैया, तो आईसी साइन आईसी निकाल लो। टीआईआर का कंडीशन याद है ना, मैं टीआईआर की कंडीशन यहाँ थोड़ा स्लाइड करके इधर समझाता हूँ आपको। इधर ले लेते हैं भाई, ये हो आप क्यूट से बच्चे जो कि अभी बहुत मेहनत कर रहा है। ये मासूमियत देख रहे हो जो आपके चेहरे पे अभी होती है, बिल्कुल भाई बरकरार रखना इसको। सुनो, अब मैं कह रहा हूं कि ये हो आप स्मार्टी, और गर्ल्स तो यार मतलब होती ही बचपन से बाय बर्थ स्मार्ट होती है भाई, तो गर्ल्स के लिए कोई ये ना बोले कि भैया बॉयज ही क्यों लिया आपने, ठीक है, ये हो आप। चलो उसके आगे मूव करते, मैं क्या बता रहा था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आपको क्या करना है, साइन आईसी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्रिटिकल एंगल की बात बता रहा था आपको, टीआईआर की कंडीशन बता रहा था, है ना। टीआईआर में क्या होता है, टीआईआर से पहले आपको एक एंगल निकालना पड़ता है जो कि आईसी होता है। मैंने लास्ट वीडियोस में करवा रखे हैं बच्चों, वहां से देख जरूर लेना। आईसी मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे इससे ज्यादा हुई, आई जो है वो आईसी से ग्रेटर हुई और डेंसर से रेयर जा रहा हो, दो कंडीशन मैच कर जाए तो रे कैसी कर जाएगी, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। तो भाई जज करने के लिए कि भैया आई बड़ा है या आईसी, उसके लिए आपको दोनों ही निकालने पड़ेंगे, आई भी और आईसी भी। और बहुत इजीली मैं समझा दूंगा कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले साइन आईसी निकाल लेते हैं। साइन आईसी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करा रखा है, नहीं करा रखा तो आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। तो साइन आईसी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 में म्यू, या तो आप म्यू टू 1 लिख सकते हो उसको सीधे सीधे, एक फॉर्मूला मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, और साइन आईसी का ही फॉर्मूला दूसरा, ऐसे कई बार मीडियम आ जाए तो म्यू 1 में म्यू टू भी अप्लाई कर सकते हो। 1/2 होता है, याद रखना 1/2। तो अभी हमारे पास दो अलग अलग मीडियम नहीं है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और साइन आईसी की वैल्यू निकालेंगे। चलो भाई, साइन आईसी इजिकल टू में 1 में म्यू की वैल्यू कितनी बताओ, 2/√3। जब आप 2/√3 करोगे तो नीचे वाला जो √3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, इसको लिखता हूं साइन आईसी इजिकल टू में √3 ऊपर चला गया, तो √3/2। बताओ साइन थीटा क्या है, वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। क्या कह रहे हो भैया, अभी तक याद ना हो। तो साइन आईसी इजिकल टू में आप लिखोगे ये साइन 60 की वैल्यू है, साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा बच्चों, और आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ऐसे करके आप हमेशा निकाल दोगे। अगर 1/2 होता तो 30 डिग्री बन जाता, 1/√2 होता तो 45, और √3/2 है इसलिए 60। तो यही तीन एंगल होते हैं घूम फिर के, या तो वो 1/2 देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, ऐसा देंगे कि 1/2 बन जाएगा यहाँ पे आके, या फिर 1/√2 बन जाएगा, या फिर √3/2। तीन ही वैल्यूज है, चाहो तो रट लो भाई कि या तो 1/2 बनेगा, या फिर 1/√2 बनेगा, या फिर √3/2 बनेगा। आज तक के एग्जाम में इतना ही पूछा गया है और आप में भी इतना ही पूछा जाएगा। ये 45 डिग्री बनाएगा और ये 60 डिग्री बनाएगा, ऐसे याद रखना। चलो भैया, आईसी तो पता चल गया, अब आई पता चल जाता तो हम देख लेते, अगर आई बड़ा हो तो टीआईआर होगा, आई बड़ा ना हो तो टीआईआर नहीं होगा। सिंपल से जज कर लेते हैं, है ना। अब भाई आई कैसे पता करेंगे, आई मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल नॉर्मल और ये वाला जो इंसिडेंट रे है इसके बीच में एंगल। ये कैसे पता करोगे, तो पहले देखो यहाँ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो ये बोलोगे आप 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 60 कितना हो गया 150। अगर 150 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, है ना, तभी तो पूरा 180 हो जाएगा। 60 + 30 90, 90 90 180। अब चलो ये वाला एंगल तो भैया 30 हो गया, लेकिन हमें तो नीचे वाला चाहिए था नॉर्मल के साथ, कि भैया नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है। सबको पता है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो है वो सरफेस से हमेशा कितने डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 ना। चलो भाई, एंगल आई निकल गया, इसी को एंगल आई कहते हैं। ऐसे करके बेसिक मैथ की मदद से आप निकालोगे। समझ में आ गया सबको, हर क्वेश्चन में ये रिपीट करना है। डायग्राम बनाया, साइन आईसी निकाली, आई निकाला, चेक कर लिया, खत्म। तीन स्टेप, और हर क्वेश्चन को आप देखो अभी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आई निकाल लिया, आई आ रहा है मेरा 60 डिग्री, और आईसी कितना था बताओ, आईसी भी कितना था 60 डिग्री। और बच्चों अगर दोनों बराबर होते, देखो अगर याद रखो, मैं कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन में हाँ बता देता हूँ, रुको छोटा कर लेते हैं भाई इसको। दोनों चीज आपके बराबर आ रही है, फिलहाल के मैं आपको कंडीशन लिख रहा हूं, आईसी बड़ा हो, आई सॉरी उल्टा, आई जो है आई, या तो आई बड़ा होगा आईसी से, या फिर आई बराबर होगा आईसी के, या फिर आई जो है वो छोटा होगा आईसी के। अगर आई बड़ा है बच्चों तो ये टीआईआर कर जाएगा, सिचुएशन ये है कि बस डेंसर से रेयर जाना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो ग्रेज कर जाएगा। ग्रेज मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सरफेस से चिपक के निकलेगा, जैसे ये जो रे आई है ऐसे करके, ये जो रे दिख रही है बच्चों आपको,
ये जो रे दिख रही है व्हाइट कलर वाली ऐसे करके, ये आई यहाँ पे गिरेगी 90 डिग्री पे और बिल्कुल सरफेस से चिपक के ऐसे करके निकल जाएगी। इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग, जहां पे एंगल आर कितना होता है 90 डिग्री, मतलब इमरजेंट एंगल, बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये है बच्चों 90 डिग्री पे आई, सीधे सीधे 90 डिग्री पे घुस जाएगी, इस सरफेस पे जाएगी, 60 बना रहा था, 60 एंगल भी बना रहा है और आईसी भी कितना है 60। तो इस केस में क्या होगा कि वो ग्रेज कर जाएगी, सरफेस से बिल्कुल चिपक के निकलेगी और आप बोलोगे कि एंगल ऑफ इमरजेंस ई जो है वो 90 डिग्री होगा इस केस में। तो एंगल ऑफ इमरजेंस तो निकल गया भाई, है ना। तो ये कंडीशन थी ग्रेजिंग की, जब कब होता है, जब दोनों बराबर हो जाए। इस सिचुएशन को लिख जरूर लेना। और उसके बाद कि बच्चों अगर आई बड़ा हुआ तो टी आर, आई छोटा हुआ तो क्या होगा, तो बच्चों रिफ्रैक्ट कर लेगा वो मीडियम से, यानी कि प्रिज्म से बाहर निकल जाएगा। स्नेल्स लॉ की मदद लगाओगे आप, स्नेल्स लॉ का यूज करोगे यहां पे। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें आपने क्या, सॉरी पूरा क्वेश्चन, वीडियो कह देता हूं मैं तुरंत ही। तो आपको क्या क्या निकालना था, ट्रेस करना था पाथ, तो आपने पाथ तो ऐसे करके दिखा दिया डायग्राम में, समझ में आ गया। दूसरा आपको बताना था एंगल ऑफ इमरजेंस, दूसरा पार्ट है ई, ई की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, क्योंकि वो ग्रेज कर रही है। तीसरा कितना होगा भैया, एंगल ऑफ डेविएशन भी तो पूछा था। देखो आया कैसे, ऐसे करके सीधे 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 जाना चाहिए था इसको, हाँ या ना बोलू, बिल्कुल सीधे डिग्री पे जाता। तो अब डेविएशन कितना हुआ, इधर से निकला है, तो ये वाला है एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, कहीं से भी निकाल दो भाई। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये थोड़ा सा मेस हो गया भाई, ज्यादा घुचुर मुचुर हो गया, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। अब थोड़ा और ज्यादा घुचुर मुचुर कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला लाइन देखो, जानी चाहिए थी इधर की तरफ, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी सीधी निकल जाती, लेकिन प्रिज्म के होने की वजह से बच्चों यहां से निकली है रे, दिख रहा है सबको। अब ये जो एंगल है कि जानी कहां से चाहिए थी और निकली कहां से, उसके बीच में जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। कैसे निकालोगे, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ भी लगा दो भाई। ये 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा, सीधे सीधे दिख रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है आप सीधे सीधे आंसर लिख दोगे 30 डिग्री, कोई रीजन कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लिख लो भाई, कि ये कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। देखो जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स आप जैसे देखोगे वो तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। 3 स्टेप है, पहला क्या है, डायग्राम बनाओ, फिर आईसी निकालो, फिर चेक कर लो बस। अगर आई बड़ा है तो टी आई आर, आई बराबर है तो ग्रेज, ई और डेल्टा निकालना सिखा दिया भाई, ये वैल्यूज याद रखना। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, मैं हट जाता हूं भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम मूव करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। देखोगे आप कि तुरंत तुरंत क्वेश्चन बना लोगे। अब चलो भाई मूव करते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे कि भैया कैसे 3 स्टेप फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, देखो बच्चों अभी सिंस आपको पता है कि टोटल कितने दिन रहेंगे आपके 9 डेज, और 9 डेज 9 से 10 दिन पहले बच्चों की 2 ही सिचुएशन होती है। ये पहला वाला हो सकते हो आप या फिर दूसरा वाला हो सकते हो आप, 2 ही सिचुएशन बचती है बच्चों की लाइफ में। तो पहले सिचुएशन देखो कि एक बच्चा है, बिल्कुल मासूम सा भोला भाला बच्चा है, बहुत सारी कॉपीज खोल रखी है, जैसे कि बच्चे कर लेते हैं लास्ट टाइम पे, 10 सारी कॉपीज खोल ली, सारी बुक खोल ली, पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन भूल जा रहा है और टेंस हो रहा है कि भैया कल ही तो पढ़ा था, आज क्यों नहीं याद आ रहा है, अरे यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा था, इसको करते कैसे, भूल गया। भाई बिल्कुल टेंस, डरा हुआ और घबरा रहा है कि घबरा रही है कि कैसे नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, और अभी प्री बोर्ड में या तो फेल हो गए थे या फिर बहुत कम नंबर आए थे। दूसरे साइड है दूसरा सिचुएशन जहां पे एक बच्चा है जो कि शांत होके डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता है और जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करता है। तो आप डिसाइड करोगे अब नेक्स्ट 10 डेज तक आप अपने आप को किस पिक्चर में फिगर आउट करते हो, इस वाले पिक्चर में जो कि शांत है और डेली रिवाइज कर करके पढ़ रहा है, या फिर इस वाले पिक्चर में कि सब कुछ पढ़ना चाहूं मैं, सब कुछ पढ़ लेता हूं या फिर पढ़ लेती हूं लेकिन याद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों लास्ट के 10 दिन में मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। घबराना नहीं है, पहले तो डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करो भाई, वैसे भी पूरा साल चला गया, 10 दिन और घबराओगे तो ये भी चला जाएगा और नंबर नहीं आएंगे। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है कि डेली आप मान लो 3-3 घंटे के, किसी भी बच्चे ने मैक्सिमम, मैं कहूंगा 10 दिन बच्चे हैं, 3-3 सीटिंग लो, 3 घंटे सुबह बैठे, 3 घंटे दोपहर बैठे, 3 घंटे शाम में बैठ के रात तक। 3 घंटे में कैसे पढ़ाई करनी है, पहले 2 घंटे आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, मान लो न्यूमेरिकल्स देख लिए, 2 घंटे के अंदर अंदर जितना आप चैप्टर को मैक्सिमम जितना कर सको, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो रिवाइज कर सको और उसको क्वेश्चन देख सको देख लो। 2 घंटे बाद रुक जाना है, 2 घंटे बाद उसको पूरा रिवाइज करना है कि आज मैंने अभी क्या पढ़ा, क्लियर हो गया। फिर जब दोपहर में बैठो तो 2 घंटे और पढ़ो, 2 चैप्टर और ऐड कर दो भाई, 2 चैप्टर सुबह किए थे 2 चैप्टर शाम कर लो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो।
क्वेश्चन देख लो बस, सॉल्व कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं कर पाओ तो देख लो बस, चैप्टर रिवाइज होना चाहिए एक बार। फिर जो लास्ट का 1 घंटा बचेगा, दोपहर में भी 3 घंटे बैठने थे, 2 घंटे में आपने पढ़े, लास्ट के 1 घंटे में आपको सुबह वाला 2 चैप्टर और दोपहर वाला 2 चैप्टर, दोनों चारों चैप्टर रिवाइज करने हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा। और शाम में अगर मन हो रहा है कि भैया अब 3 घंटे और बैठ सकता हूं, मजा आ रहा है या फिर मैं बैठ सकती हूँ, तो आपको 2 चैप्टर और ऐड करने हैं। अगर 2 चैप्टर ना कर पाओ तो सिर्फ 1 चैप्टर ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चैप्टर नया पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स देख लिए, और बच्चे खुचे 2 चैप्टर में पूरा दिन का रिवाइज कर लो। बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसको हम पाइल अप मेथड कहते हैं। पाइल अप करते रहो, जो पढ़ा उसको जमा कर लिया, फिर और जमा कर लिया, फिर और जमा कर, भूलना नहीं है। रिवीजन बेस्ट है। अगर आप पूरा सिलेबस करके एग्जाम में बैठे और याद कुछ भी नहीं है, भाई 50-40 यही नंबर आते हैं बच्चों के। लेकिन अगर आप 80% करके बैठे और 80 के 80 याद है, तो हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटीज उन दोनों मिक्स करके आप सारे क्वेश्चन करके आ जाए और बच्चों के 94-96 आ जाते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, बिल्कुल शांत होके ये वाला फिगर आउट अपने आप को इस फिगर में ट्रांसफॉर्म करना है। जो बच्चा काम है, शांत है और डेली पढ़ रहा है, और बच्चों यहाँ पे जानबूझ के मैंने एप्पल रखवाया था ताकि आपको याद रहे कि भैया हेल्थ पे भी ध्यान देनी है, पता चले पूरे दिन पढ़ पढ़ के बीमार ही पड़ गए, ले 3 दिन की पढ़ाई 4 दिन की छुट्टी, ये नहीं करना है भाई। हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना, 3 वक्त का खाना पीना सही से खाते पीते रहना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पे कि भैया आपने बताया क्वेश्चन 3 काम करने होते हैं। पहला काम है डायग्राम, दूसरा है आईसी और फिर तीसरा है चेकिंग। चलो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, जो अभी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके कमेंट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पी इंसिडेंट नॉर्मली, देख रहे हो फिर से नॉर्मली घेर दिया भाई। नॉर्मली घेरते ही सीधे सीधे बिना डिफ्लेक्शन के पार हो जाएगा ऑन द सरफेस बी, ये वाला दिख रहा है डायग्राम आपको बी पे, इज रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रिज्म बी वगैरह वगैरह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, देखो 1.5। हमें काम की चीजें ढूंढनी है, फालतू की लाइन देखनी नहीं। नॉर्मली वाला केस है, ठीक है, डायग्राम दिया, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, आपको घबराने वाली बात नहीं, डायग्राम देख के भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ लो, ढूंढ लिया भाई। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि पूछा क्या क्या गया। कई बार होता है क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी होती है, कई बार 2 चीजें, बच्चा सिर्फ एक चीज का आंसर लिख के आ जाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कट हो जाते हैं। तो आपको कितनी, पहला तो नॉर्मल वाला केस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, क्या क्या पूछा गया है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, तो यानी कि पाथ यानी कि डायग्राम बना के दिखाओ। इसमें डायग्राम बनाना होता है, जहां बोले ना रिट्रेस द पाथ या फिर कंप्लीट द पाथ, तो इसमें डायग्राम बनाना होता है। दूसरा क्या कह रहा है, फ्रॉम विच फेज विल द रे इमर्ज, किस फेज से रे निकलेगी ये बताओ। 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे कि पहले तो रास्ता बताओ और फिर दूसरा किस फेज से निकलेगी। चलो भाई डायग्राम बना देता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा सा। ये 2 से 3 हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मैं ये बता रहा था ये डायग्राम बनाना है, ये दोस्ती में बह गया बताऊंगा। चलो भाई आ जाओ। ए बी सी एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। और ये है ए बी वाले साइड पे 90 डिग्री, देख लो एक रे गिर रही है ऐसे करके, तो गिर दो भाई, व्हाइट कलर की रे लेके आएंगे हम। व्हाइट कलर की रे चाहिए भैया हमको, ई ले गए हम 90 डिग्री पे। सबको मैंने बताया था कि अगर 90 डिग्री पे आए तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे दूसरे सरफेस पे लेके चले जाओ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसे ऐसे चला। अरे भाई साहब सीधी लाइन खींच दो, ये खींच गो। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, बाहर वाला में 90 डिग्री, अंदर वाला में 90 डिग्री, और आपको दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। देखो डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ 90 है, यहाँ बच्चों 60 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ट्रायंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दिया भाई कि ट्रायंगल के तीनों साइड के एंगल कितने होते हैं 30 डिग्री। ये सारी बेसिक मैथ ना लगानी पड़ेगी भाई, डायग्राम में अधूरा डायग्राम देंगे वो, एक एंगल दे दे दूसरा एंगल छोड़ देंगे, ताकि बच्चा खुद ही तो देखने लगा, इजी है। आ जाओ, अब जब को सबको समझ में आया कि भैया यहाँ से इस सरफेस पे आ गया, किस वाले सरफेस पे, एसी वाले पे। अब एसी वाले पे या तो बाहर निकलेगा, या तो ग्रेज करेगा, या फिर टीआईआर कर जाएगा अंदर ही। 3 ही सिचुएशन हो सकते हैं, बाहर, ग्रेज या फिर अंदर। तो उसके लिए नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नॉर्मल खींचेंगे जो कि सरफेस के 90 डिग्री, इस सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब आप एंगल पता करो कि ये वाला एंगल है कितना, ये वाला एंगल पता करो, साइन एसी पता करो, चेक कर लो भाई। चलो पहले ये वाला एंगल पता कर लेते हैं। इसमें ये 90 था, ये 30 था, 90 30 कितना हो गया 120, तो ये कितना होना पड़ेगा 60, ताकि तीनों एंगल का, ये भी तो ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले में भी लगा सकते हैं, छोटे वाले में कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहां ट्रायंगल बन जाए वही ट्रायंगल से प्रॉपर्टी। तो 90 30 60, तो ये 60 हो गया बच्चों। और ये पता है सबको, मैंने भी बताया था, ये पूरा कितना होता है 90, नॉर्मल सरफेस के साथ कितना बनाते हैं 90, अगर वो 90 बना रहा है तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा अपना जो एंगल आई है, यही आई होता है ना नॉर्मल और रे के बीच में, वो हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री।
चलो भाई डायग्राम से समझ में आया कि हमें आई जो है वो 30 डिग्री है, ये हमें क्लियर हो गया, वी गेट इट। इक्वेशन नंबर 1। अब म्यू की वैल्यू कितनी है आपको 1.5 दे रखी है, उसके हिसाब से साइन आईसी निकालोगे। साइन आईसी का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 अपॉन में म्यू टू 1, 1 अपॉन में म्यू टू 1 लगाऊंगा, साइन आईसी निकालूंगा बच्चों 1 अपॉन में 1.5, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 लग जाएगा, 5 की टेबल से काट दो, 5 कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यही हो रहा है 1.5 में। अगर बच्चों मैं साइन आईसी की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करो, देखो कितना बेकार वैल्यू दिया है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते कि भैया आपने तो कहा था कि 1/2 देंगे, इन्होंने तो कर दी बदतमीजी, ये तो 2/3 दे दो। अब 2/3 तो साइन थीटा की कभी वैल्यू होती ही नहीं, तो अब क्या करें भैया, तो अब लगाना पड़ेगा आपको अंदाजा। अंदाजा लगाना भी तो सिखाना है कि भाई गलती से फंसा दे तो क्या करोगे। तो अब आप लगोगे, इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, ये 0.20 हो गया, 6 3 जा 18, 18 में से 2 कैरी, फिर से 6 और फिर से 6 बाहर आ जाएगा भाई 0.66। अब सोचो 0.66 कब आता है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि 45 पे मैंने आपको बताया था कि कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है। 1/√2 1.4 पुट करूंगा इसको और यहाँ पे 10 लगा दूंगा, डेसिमल हटा के कितना आ जाएगा ये, अगर मैं काट दूं तो 5 अपॉन में 7, इसको काट दिया जाए। वैसे देखो मेरे को 60 डिग्री का तो पहले से याद है भाई, 60 डिग्री का आता है मेरे ख्याल से 0.866 नहीं 888 आता है। 60 डिग्री का अगर आप सॉल्व करोगे ना, जो कि √3/2 होता है बच्चों, तो √3/2 जो है वो 0.8888 आता रहता है डिवाइड करने पे। वैसे ही करके 45 डिग्री का भी डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा 0.77 49, 0.7 यानी कि 0.6 है। तो ये कितने से, 45 से भी कम और 30 से ज्यादा, क्योंकि 30 डिग्री मतलब तो 1/2 होता है, 1/2 मतलब कितना होगा 0.5। अब ऐसे करके याद भी कर सकते हो आप, 30 डिग्री में कहूं तो ये हो गया 1/2, 45 डिग्री कहूं तो ये हो गया 1/√2, और ये हो गया 60 डिग्री तो √3/2। ये हो गया अपने पास। 90 डिग्री सबको पता है बच्चों 1 के बराबर होता है, और 0 डिग्री सबको पता है बच्चों 0 के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज है अपने पास। अब इसको डेसिमल में कैसे याद करेंगे, 0 डिग्री मतलब 0 हो गया, ये हो गया 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5, इसको डिवाइड करने पे 0.7 आ रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हो। इसको डिवाइड करने पे 0.88 आता है, 8888 चलता रहता है, और ये तो 1 ही है। अब आप देख लो कि आपकी वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, किसके बीच में लाई कर रही है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ता है भाई। देखो बेसिक मैथ है, बिल्कुल बेसिक मैथ है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, है ना। अब 0.66 कहां पे आएगा, 0.5 और 0.7 के बीच में आएगा, यानी कि 30 से 45 के बीच में। अब राउंड ऑफ में आप अंदाजन अपने दिमाग से अंदाजन करके कुछ भी ले सकते हो, एक फिक्स वैल्यू, जो कि मैं यहां पे ले लेता हूं अप्रोक्स आईसी जो आएगा निकल के, अगर मैं ले लू कितना है 30 है और 45 है, बिल्कुल बीच में मान लो 40-42 के आसपास आएगा, 42 डिग्री के आसपास आएगा। ये भी अंदाजा ही है, फिक्स नहीं है, मैं कोई इसका आंसर देख के नहीं आया भाई, आपको तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में आंसर थोड़ा पता होगा आपको कि कैसे करोगे इसको, तो आपको ये ट्रिक लगानी पड़ेगी। अच्छा 0.6 जो है वो 0.5 और 0.7 के बीच में आएगा, तो ठीक है ये लगा देते हैं। अगर इन दोनों के बीच में आता तो 45 और 60 के बीच में कोई एक एंगल 42 52 53 मानते हैं, ऐसे करके। तो आपको समझ में आया कि आपका जो आईसी है वो ऑफकोर्स 30 से तो बड़ा ही है ना, 30 से तो बड़ा ही है, 0.5 होगा तो 30 होता, 0.7 पे 45 होता, तो इसके बीच में है तो 30 से तो बड़ा ही हो गया। अगर 30 से बड़ा हुआ तो आप आईसी कुछ भी मान सकते हो 30 से बड़ा। और यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे आई जो है वो छोटा है भाई। आई कैसा है, छोटा, 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एंगल आईसी कितना आ रहा है, बड़ा, 42 के आसपास। तो अगर मैंने आपको कंडीशन बताई थी आई छोटा हो और आईसी बड़ा हो तो रे बाहर निकल जाएगी, बताई थी कि नहीं बताई थी। देखो ऐसे नहीं भाई, चीटिंग नहीं भाई, याद करनी पड़ेगी कंडीशंस। देखो आई छोटा हो तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, फॉर्मूला क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ, बेस्ट ट्रिक। अगर बड़ा होता तो टीआईआर, बराबर होता तो ग्रेज यानी कि सरफेस से चिपक के, और छोटा है तो रिफ्रैक्ट। बस इतनी सी सिचुएशन आपको याद रखनी है। और आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। हमसे 2 सवाल पूछा गया था, रिट्रेस करो पाथ को, तो हमें पता है कि यहां से भाई अब बाहर निकलेगा ये, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा यहां से मिटा के रिट्रेस यानी कि पाथ दिखा देता हूं भाई। नहीं ऐसे नहीं, 1 मिनट बस। ई भाई हट जाओ तुम, काहे आ गए तुम बताओ। 1 मिनट, इसको मिटाई दे हम, फिर यहाँ पे लिखेंगे आराम से, व्हाइट पेन से लिखेंगे। जल्दी से जिन बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन करते रहो, आंसर निकालते रहो।
हमें दिख रहा है कि भाई आई जो है वो छोटा है, आई जो है 30 डिग्री आया था हमारा और आईसी 42 के आसपास आ रहा है, तो आईसी बड़ा है, ऐसे करके हमने लिख दिया। अगर आई छोटा हो बच्चों तो रिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाएगी, बाहर मतलब जानी चाहिए थी इस रे को सीधे सीधे ऐसे करके, है ना। लेकिन सबको पता है डेंसर मीडियम से कहां आ रही है, रेयर मीडियम में, तो किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जल्दी कमेंट करो भाई, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब आपसे दो सवाल पूछे थे कि पहला तो रिट्रेस करो पाथ को, तो हमने पाथ दिखा दिया भाई ऐसे जाएगी, ठीक। दूसरा सवाल पूछा था कि फ्रॉम विच सरफेस रे इमर्ज, किस सरफेस से रे इमर्ज होगा, तो आप बोलोगे एसी वाले सरफेस से रे बाहर निकल जाएगा। और इसके दो ही आंसर लिखने थे बस, कोई न्यूमेरिकली सॉल्व करके नहीं दिखाना था, इतना आपको खुद चेक करना था, फिर आपको बताना था कि भाई ऐसे पाथ जाएगा और फिर इसमें बताना था कि एसी वाले सरफेस से बाहर निकलेगा। कोई एंगल ई कैलकुलेट करने के लिए इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। तो जल्दी से भाई इसको भी लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दूंगा एक होमवर्क जो कि प्रिज्म पे है, अगर किसी बच्चों को ये वीडियो समझ में नहीं आया हो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो इस वीडियो को 5 मिनट पीछे करो और दोबारा देख लो, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। फिर हम मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है आपका मोस्ट प्रोबेबली होमवर्क। ये रहा बच्चों आपका होमवर्क। होमवर्क है कि इस बार देखो मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं आपके लिए, क्या कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन, कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, फिर से नॉर्मली वाला केस, लो डायग्राम बना दिए, फिर से यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 दे दिया, यहाँ पे आप क्या ले लोगे 30 डिग्री, पिछला वाला डायग्राम ही है भाई। इस बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो दे दिया है 1/√2, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 मतलब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये 1/√2 बनेगा जाके, जो कि एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मैं यहीं से तुक्का लगा सकता हूँ भाई, आईसी की वैल्यू 45 आएगी, सही बात, निकल गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द पाथ थ्रू विच प्रिज्म रे, कंप्लीट द पाथ मतलब पाथ बना के दिखाओ, और फ्रॉम विच सरफेस फिर से रे इमर्ज होगी, जस्टिफाई योर आंसर। तो फिर से सेम कंडीशन भाई करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, कमेंट करो आंसर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। आंसर में यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख रखे हैं आपके लिए भाई, चाहो तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, देख लेना। आईसी तो मैंने ऐसे बता दिया 45 बिल्कुल सही आ रहा है, साइन ऐसी वाला फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन और आई की वैल्यू जो डायग्राम बनाऊंगा वहां पे आई जो आएगा 30 आना चाहिए, और अगर आई कैसा है, छोटा है 45 से, वह आंसर में भी गलत लिख रखो, ये बाहर निकल जाएगी भाई, सब टीआईआर थोड़ा सफर करेगी, हेंस द रे डू नॉट सफर टीआईआर होगा, विल नॉट सफर टीआईआर। यहाँ पे भाई ऐसे करके लिख लेना, विल नॉट, नोट लगाना भूल गए, आ जाओ भैया, काहे ना आ रहा हूँ नाराज होगो को, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेना विल नॉट सफर टीआईआर, टीआईआर नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर कमेंट करो भाई कि क्या आपका आंसर निकला। फिर हम मूव करते हैं मस्त आइंस्टीन का दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन, डबल प्रिज्म, एकदम भाई साहब मस्त क्वेश्चन बना दिया था। ये मेरे ख्याल से 2022 का क्वेश्चन है, देखो टर्म 2 में पूछा गया था, 2022 में 2 पेपर हुए थे, मिड टर्म भी हुआ था और फाइनल टर्म भी हुआ था। मिड टर्म मतलब बोर्ड वालों ने लिया था, पूरे बोर्ड जैसे हुआ था, आपका तो साल में एक ही बार सेंटर पड़ता है ना दूसरे स्कूल में, 2022 में 2-2 बार सेंटर पड़े थे, 6 मंथ यानी कि जो आपका मिड टर्म था उसमें भी दूसरे स्कूल जाके बच्चे एग्जाम दे रहे, फाइनल बोर्ड की तरह, बिल्कुल मस्त। उस साल तो बच्चों की हालत ही खराब कर दी थी इन लोगों ने। तो बच्चों ये है क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला, मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा और फिर अपने दोस्तों को देना, ले करके देखा ये क्वेश्चन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रिज्म है ए और डी, ये ए है और ये डी है, दो प्रिज्म है, आर अरेंज्ड इन द फिगर एज शोन, जैसे दिखाया गया है, एक के नीचे एक ऐसे करके लगा दिया हमने। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टू प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल दे रखा है, क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी, आईसी की वैल्यू दे रखी है भाई, पहले के लिए कितना है 41.1, दूसरे के लिए कितना है 45, यानी कि इस वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए कितना है 41.1 और दूसरे नीचे वाले के लिए कितना है 45 डिग्री, ऐसे करके लिख दिया हमने रिस्पेक्टिवली। ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ मतलब रास्ता बताओ कि कैसे कैसे जाएगी जो ये रे एंटर कर रही है। अब मैं इसी में जूम करके आपको यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं कि अलग से डायग्राम बना दूं। चलो मैं आपके लिए अलग से डायग्राम बना देता हूँ, 60 60 45 90 है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अलग से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 41.1 और 45 वैल्यू याद रखना, ठीक है। एक राइट एंगल प्रिज्म बना लो भाई, राइट एंगल प्रिज्म ऐसे करके बना लियो हमने, ठीक है। और उसी के नीचे एक इक्विलेटरल प्रिज्म जगा दो, नीचे वाला जो प्रिज्म था बच्चों वो इक्विलेटरल प्रिज्म था। बहुत गंदा डायग्राम बना दिया भाई, रुको बीच में बनाते हैं, बड़ा सा बना दिया हमने ऐसे करके,
राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। पढ़ाई करते रहो भाई, मजा आता है पढ़ने में, जो सुख है ना, पता है आपको टीचर जो कहते हुए नजर आते हैं कि पढ़ाई ही सुख है, पढ़ाई में जो मजा है वो कहीं नहीं है, वो झूठ नहीं कहते हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ। एक उम्र के बाद जैसे कॉलेज क्रॉस कर लोगे ना आप, उसके बाद आपको पढ़ाई से इतना प्यार हो जाएगा, क्या करो भैया पढ़ा, उसके बाद कौन पढ़ेगा, सब पढ़ते हैं सब मन्ने। जब नौकरी नहीं मिलती है ना तो छोकरी भी नहीं मिलती है, सॉरी ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ। नौकरी नहीं मतलब शादी नहीं, और शादी नहीं तो घर में पैसा नहीं, तो फिर दिक्कत, फिर भगते हैं बंदे, मैंने देखा भाई साहब। कभी कभी एग्जाम सेंटर पे बाहर निकल जाया करो, जब कभी एग्जाम सेंटर पड़ता है सरकारी स्कूल सरकारी नौकरी वालों का, भाई साहब इतने बच्चे सुबह 5 बजे आ रखे हैं, बस्ता वस्ता कंबल उम्बल ओढ़ रखा है, 5 बजे आ रखे हैं, इतनी महामारी हो रखी है मान लो। और ऐसी बात नहीं कि उनको दिक्कत है कि कुछ और नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे तो जॉब छोड़ के आए होते हैं क्योंकि उनको पता है सरकारी नौकरी मतलब सेटलमेंट, इसीलिए वो दिन रात एक कर देते हैं, उनको मजा आ रहा होता है। ऐसी बात नहीं है कि जबरदस्ती प्रेशर में पड़ रहे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों पे प्रेशर होता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, उन स्टूडेंट्स पे प्रेशर होता है, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत भी ठीक है उनको मजा भी बहुत आता है पढ़ने में। पढ़ाई इज द बेस्ट पार्ट, मतलब जिंदगी में पढ़ना ही सुख है, ये मान लो आप। चलो कमेंट कर लेना भाई, अभी तो नहीं समझ में आएगा ये सब चीजें। ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई कितना था ये 90, ये 45 दे रखा है, नीचे वाले 60 है। ये वाला एंगल 45 दे रखा बच्चों, 45 डिग्री, और नीचे वाले सारे एंगल 60, 60 एंड 60 के हैं। एक रे यहां से आ रही है ऐसे करके 90 डिग्री पे, क्वेश्चन में क्या रखा है, ठीक है। अब आपको पता ना कि ये रे जाएगी किधर किधर, कैसे कैसे रिट्रेस करेगी। और पहले वाले ऊपर के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना है 41.1 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पे क्यों चले जाना, 11th वालों के बेस होता है ये सब। और नीचे वाले का जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। चलो भाई चेक करते हैं कहां कहां जाएगी रे। रे सबको पता है नॉर्मली यहाँ पे फॉल कर रही है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे अंदर घुस जाएगी, हाँ या ना बोलूं। तो भाई जब 90 डिग्री पे आए तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे इस सरफेस पे चली जाएगी, ठीक है। इस सरफेस पे गई, अब यहाँ से बाहर निकलेगी या नहीं तो टीआईआर करके या फिर ग्रेज कर लेगी, है ना। तो अब आपको खींचना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, इस सरफेस के 90 डिग्री पे स्लांट में ऐसे करके बनाओगे, ये है हमारा नॉर्मल, ठीक। अब एंगल पता करने की कोशिश करो, ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये ना बाहर वाला 90 तो ये भी 90, ये 45, ये 90, तो ये कितना होना चाहिए ताकि 180 हो जाए, तो ये भी होना चाहिए 45, सही बात है 45, ये हो गया। अरे यार ये पेन है कि बदतमीजी है, एक नंबर का, रुक जाओ, ई को चुन लो, हम ई में भी ई चुन लेंगे भाई। ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है, ताकि ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ 180 हो जाए। अगर ये 45 है तो ये पूरा 90 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपना एंगल आई जो है यहाँ पे जो आना चाहिए था वो कितना हो जाएगा, वो भी 45। आई की वैल्यू इन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कितना है, वो 45। अब देखो आई 45 और इसका आईसी कितना था 41 पॉइंट, तो अगर आई बड़ा हो बच्चों, आई ग्रेटर हो आईसी से, तो टीआईआर कर जाएगा, सही बात है। तो ये बाहर ना निकल के टीआईआर करेगा, नीचे की तरफ बेंड होके जाएगा। कितने डिग्री पे बेंड होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना भाई कि ये भी 45 डिग्री पे ही जाएगा। अरे व्हाइट कलर दे दे भैया, हमको बदतमीज है बोर्ड नंबर 1 नंबर का, ऐसे करके। ये एंगल 45 है यहां से यहां तक, तो एंगल आई इजकल टू एंगल आर होता है ना, सबको पता है ना। आर भी कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री, ये 90 डिग्री ऐसे, सॉरी 45 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगा। अब जब 45 डिग्री नीचे की तरफ आएगा तो इस वाले सरफेस पे कैसे फॉलो होगा 90 डिग्री पे, है ना। ये 90 डिग्री हो गया तो बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल 90 डिग्री नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं होता है अगर 90 डिग्री पे जा रहा है तो। अब यहाँ पे जाके फॉल किया, अब हो सकता है यहां से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए नॉर्मल खींचो भाई। नॉर्मल कैसे खींचोगे, जो सरफेस से 90 डिग्री बनाई ऐसे करके, ये हमारा नॉर्मल होगा। एंगल पता करो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 60 पहले क्वेश्चन में दे रखा है, ये 60 ये 90, तो ये कितना होगा बताओ, ताकि 180 हो जाए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। 60 30 90 और 90 इस ट्रायंगल में 180 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा पता है ना, ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री तो पूरा 60 डिग्री, 60 प्लस में 30 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 डिग्री पे आ रहा है, इसमें जो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई दूसरे प्रिज्म के लिए डेंसर मीडियम में, वो कितना है 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री और इसका क्रिटिकल एंगल चेक करो, आई कितना है, बड़ा है आईसी से। तो कुछ अगर किसी ने बिल्कुल भी प्रिज्म नहीं पढ़ रखा कि भैया आप अंदर में, कुछ बच्चे अगर ऐसा कमेंट करना चाह रहे हो कि भैया आप अंदर में आई और आर कैसे ले रहे हो, तो भाई पहले मैं सच्ची बताऊं, रे ऑप्टिक्स की वीडियो जाके देख लो, मैंने टीआईआर भी कहीं ना कहीं करवा रखा है, टीआईआर पूरा पढ़ लो फिर आप ये वीडियो देख लेना। अगर आपने पढ़ रखा है टीआईआर, आपको पता चल रहा है, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखो और मस्त नंबर गेन करो। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे एंगल आई जो है, एंगल आई हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। किसके साथ बनता है,
नॉर्मल के साथ। तो ये हमारा नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल आई 60 है और एंगल देखो आईसी कितना देर का 45, तो आई बड़ा हो गया, आई बड़ा हो गया, फिर से टीआईआर करेगा तमीज। टीआईआर करेगा मतलब बाहर ना निकल के इस अंदर ही चला जाएगा। कितने डिग्री पे जाएगा, तो फिर से 60 डिग्री पे, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे गया बिल्कुल सपाट होके, अब हो सकता है यहां से बाहर निकल जाए। यहां से बाहर निकलने के लिए फिर से यहाँ पे भी नॉर्मल खींचोगे आप, नॉर्मल खींचोगे, ये 60 है, ये 60 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी कितना होगा 30। हमें थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा भाई, डायग्राम होगा छोटो। चलो भाई इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, यहां पे आ जाओ। देखो मैंने आपको बताया 60 है, यहां से 60 पे फॉल कर रहा है, आगे जा रहा है। ये 60 है, सही बोल रहा हूं ना मैं, कहां कर दिया भाई, सॉरी ये 30 डिग्री होगा। देखो वापस आ जाओ वापस, ये 60 था, ये 60 था, 120 हो गया, ये 30 था, तो ये भी 30 होगा अंदर वाला। ठीक है सबको, ये 30, ये 60, तो ये कितना होना चाहिए यहां से यहां तक, 90 हो गया, तो ये होना चाहिए पूरा 90, है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई। 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 0 डिग्री पे फॉल कैसे कर रहा है ये, थोड़ा सा कुछ भाई सिली मिस्टेक होगा उसमें, डायग्राम छोटा पड़ेगा डायग्राम। चलो एंगल वापस करता हूं मैं, रुक जाओ 1 मिनट दे दो। यहां तक तो टीआर का कंडीशन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे फॉल किया, यहाँ पे जाएगा, ये 30 डिग्री बना, ये 60 डिग्री बन गया भाई, 60 डिग्री ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री रिफ्लेक्ट हुआ बच्चों, अगर ये 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा ये पता करना है आपको, ताकि आप टीआईआर को जज कर सको कि टीआईआर होगा कि नहीं। भाई देखो ये पूरा एंगल होना है 90, ये है कितना 60 60 120 120 और 30 30 ही बनेगा ये, और 30 बनेगा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90, यानी कि हाँ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैंने नॉर्मल गलत खींचा, तभी तो कहूँ कुछ गलत कैसे हो रहा है, ये नॉर्मल को मिटाओ भाई पहले तो। और कई बार ना ऐसे डायग्राम में हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपने क्वेश्चन देख रखे हैं सुन रखे हैं तो आप जल्दी कर दोगे। मैंने तो भाई क्वेश्चन देखे, अच्छा ये ऐसे करना समझा दूंगा, इस टाइप से आया हूं मैं तो। देखो भाई अब ये रे सीधे सीधे गई, ये 30 डिग्री हुई, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तभी ना, तो 60 और 30 90, ट्रायंगल का सम 180 होना चाहिए, बस यही एक ही सम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बार बार लगाते रहना है आपको। ये 60 ये 30, तो ये कितना होगा 90, और नॉर्मल भी इसी पे खींचा जाएगा 90 डिग्री पे, ऐसे करके ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल पे गई है, तो सबको पता है नॉर्मल पे जाने के बाद नॉर्मल पे ही रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये हो गया बच्चों इसका पाथ रिट्रेस। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो कितना मस्त बना, यहां से आई, यहाँ पे भाई टीआईआर हो गया है ना, लिख देना यहाँ पे कि यहाँ पे टीआईआर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर नीचे की तरफ गिरी, यहाँ पे जाके टीआईआर कर लिया इसने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ जाके बाहर निकल गई 90 डिग्री से, ऐसा करके मस्त, फिर नीचे ऐसे करके निकल गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यही सेम क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ये आ जाए, या फिर थोड़ा बहुत एंगल में चेंज कर दे वो। ठीक है, ये था आइंस्टाइन का दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से देख लो भाई, मैं एक बार वीडियो देख लूं चल रहा है, रीस्टार्ट कर दो। ये है क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। मैंने आपको बताया था ना, कई बार क्या करते हैं, प्रिज्म को किसी मीडियम में डाल देंगे, आइदर वाटर में और ऑयल में। तो ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक फिगर है, फिगर तो इसमें बताया नहीं, बताओ। सोज रेज फॉलिंग नॉर्मली, नॉर्मली का ही केस है भाई, नॉर्मली गिर रहा है किस वाले सरफेस पे, एबी वाले सरफेस पे, ऑफ द इक्विलेटरल ग्लास। जहां इक्विलेटरल कहते हैं तो आप समझ जाओगे कि एक ऐसा ग्लास प्रिज्म लेना है जिसके सारे एंगल कितने डिग्री वाले होंगे, 60 वाले होंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री के होंगे, इसलिए हम इसको इक्विलेटरल प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली फॉल कर रहा है एबीसी पे, तो नामकरण कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, इस पे एक रे नॉर्मली ऐसे करके फॉल कर रही है, व्हाइट कलर का फॉल कराएंगे, 90 डिग्री पे ऐसे करके फॉल करा दिया, ये 90 डिग्री। ठीक, फिर कह रहा है कि प्लेस्ड इन वाटर, ये लो डाल दो भाई, पानी के अंदर डाल दो उस पूरे को, कह रहा है कि भाई पानी के अंदर डाल दो, हमें बाहर हवा में मजा ना आ रहा। इसको सांस मिल कैसे रही है ब्लू कलर से पानी बनाएंगे, रुक जाओ, आज ब्लू है पानी पानी, ये क्वेश्चन था ना, सॉरी गाना था ना, ये है भाई ब्लू ब्लू पानी पानी। ठीक है, पानी के अंदर रख दो इसको, समझ गो, ऐसे करके पानी के अंदर रख दिया हमने। हमने कहा कि बाहर ये सांस ले कैसे रहो, हमें मजा ना आ रहा। ठीक है, अरे भैया चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हमारा पानी के अंदर डाल दिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि पानी में तो डाल दो, ठीक,
उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दोनों का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, तो लिख दो भाई म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा होता है 4/3, कुछ बच्चों को याद ही होगा, इतना ही होता है ये 4/3। फिर आपको बताना है विल दिस रे, जो ये जो नॉर्मली फॉल कर रही थी, ये वाली जो रे थी आने वाली, क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी कि नहीं करेगी? जस्टिफाई योर आंसर। जब वो एसी वाले सरफेस पे फॉल करेगी तब। तो भाई हम देखेंगे, पहले तो हमें इतना पता है, हमें बाकी चीज पता हो ना हो, डायग्राम इतना तो कर दोगे कि 90 डिग्री पे आई तो सीधे सीधे जाके उस सरफेस पे फॉल करा दो, डिफ्लेक्शन मत दिखाना, ऐसे करके हमने फॉल करा दिया। हमने कहा कि 90 डिग्री पे आई तो सीधे सीधे निकल लेगी भाई, नॉर्मल वाली रे सीधे सीधे चली जाती है। यहाँ पे जाने के बाद डिसाइड करेंगे टीआईआर होना है कि नहीं होना है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले तो आई पता कर लो, नॉर्मल खींच दो, नॉर्मल खींचा हमने ऐसे करके, है ना, सरफेस 90 डिग्री पे, ये 90 ये 60, तो ये कितना होगा अब तो समझ में आ गया होगा, 30 होगा, है ना, 180 बनाने के लिए ऊपर वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, पूरा 90 होता है ना, तो ये हो गया 60 डिग्री, और यही हमारा आई होता है। जो भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाए ना, रे 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 और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होता है वही हमारा आई होता है, आई इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर। तो आई जो है वो आ गया आपका 60। अब आपको चेक करना है कि आई जो है वो आईसी से बड़ा है कि छोटा, आई कितना आ गया 60 डिग्री। चलो ये तो हमारे निकाल दो। फिर अब आईसी चेक करो, आईसी कितना है, तभी तो जज कर पाओगे ना। अब आईसी के लिए आपको क्या चाहिए, म्यू। मैंने आपको बताया था कि साइन आईसी के भाई दो ही फॉर्मूले होते हैं, अगर सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा है तो साइन आईसी का फॉर्मूला लिखोगे आप 1 में म्यू, सीधे सीधे 1 में म्यू कर दो जब एक म्यू दे रखा हो। लेकिन दो म्यू दे रखा हो आपको, दो म्यू, म्यू1 म्यू2 दे रखा हो, ऐसे करके जैसे ग्लास ऑफ वाटर का दे रखा है, तो इस केस में आप याद रखोगे साइन आईसी का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों म्यू1/म्यू2, ऐसे कर लो। या फिर इसी को कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं साइन आईसी इज इक्वल टू में ऊपर में कौन सा होगा, मीडियम, जो भी मीडियम है, पानी है तो पानी ऊपर में होगा, तेल है तो तेल ऊपर में होगा, ऑयल है तो ऑयल ऊपर में होगा, तो म्यू वाटर अपॉन में म्यू ग्लास। 1 मतलब होता है पहला मीडियम जो कि वाटर था, और फिर वो ग्लास में गया, वाटर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, ऑयल से ग्लास में जा रहा है, ऐसे सिचुएशन। तो हम अभी ये वाला लगाने वाले हैं, सबको पता चल गया भाई कि साइन आईसी का अगर एक रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा हो तो ये, और नहीं तो ये वाला लगा दो भाई। चेक करते हैं, साइन आईसी इक्वल टू में म्यू वाटर कितना बताओ 4/3, और इसका कितना है 3/2। पास वाला पास में जाएगा, दूर वाला दूर में जाएगा भाई। साइन आईसी का बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा 4 2 8 अपॉन में 9, और लो फिर से आ गया, 8/9 तो कभी वैल्यू होती नहीं है। अब क्या करोगे, तो फिर से डेसिमल में निकालोगे और अंदाजा लगाओगे। आ जाओ, अगर मैं इसको डेसिमल में सॉल्व करूं कितना आएगा बताओ, ये आएगा 0.80 हो गया, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कितना बचा 8 बच गया, फिर से कितना आएगा 8 ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 9 72, हाँ 0.8888 ये आ रहा है, 0.8888 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था साइन 60 जो है वो √3/2 होता है ना, तो √3/2 को भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। √3/2 की वैल्यू मैं फोन से ही कैलकुलेट कर देता हूँ, जल्दी से एक एक्यूरेट वैल्यू बता देता हूँ भाई, रुको, थमो भाई थमो, बाकी आप कैलकुलेट करते रहना, याद करते रहना। हमें क्या निकालना है √3/2, तो √3 की वैल्यू निकाल ली और डिवाइड कर दिया इसको हमने 2 से, तो बच्चों ये आ रहा है 0.8666 आ रहा है, ये याद कर लेना, कैलकुलेटर से कर दिया, करके लिखा दिया मैंने। तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है यानी कि √3/2, साइन 60 √3/2 जो होती है बच्चों, उसकी वैल्यू आती है इतनी। आपका आईसी कितना है साइन 60, है ना 60 डिग्री, और ये कितना आ रहा है 0.88, यानी कि आईसी की वैल्यू बड़ी है और आई की वैल्यू छोटी है। फिर से कह रहा हूं, साइन 60 आ रहा है ना, अगर मैं आई की वैल्यू 60 आ रही है, साइन 60 लगाऊंगा तो √3/2 कितना आएगा 0.88, और ये कितना आ रहा है आईसी वाला 0.88, उसमें 0.866 यानी कि आईसी बड़ा है। बच्चों अगर आईसी आपका ग्रेटर हो किसी सिचुएशन में और आई छोटा हो तो टीआईआर नहीं होता है, नो टीआईआर। टीआईआर कब होता है, जब आई बड़ा होना चाहिए और आईसी छोटा होना चाहिए, तो जाके टीआईआर होगा। यानी कि इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि टीआईआर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जल्दी से कर लो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, और सॉल्व कर करके देखो, लिख लिख के देखो कि अच्छा मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए, ऐसे करके वैल्यूज पुट कर लिया,
मतलब लिखो, लिखने के बाद ही आपके दिमाग में लंबा इंप्रेशन याद रहेगा। क्या कह रहे हो भैया, हट तो जाओ। लो हट जाए भाई, हट जा रहे हैं भाई, हम कौन सा छेके हैं, बताओ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपने एसएस ले लिया तो। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप करोगे भाई, बहुत कर लिया अब मैंने क्वेश्चन। मैं आपको हिंट दे देता हूं, कहोगे तो करा ही देंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। अभी आपका पेपर है तो आप लाडले बने हो, लाडली बने हो, लाडले बने हो, जो कहोगे वो करवा देंगे भाई। आ जाओ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस, ई की वैल्यू निकालो जाके। यहाँ पे ई की वैल्यू निकालो। देखो फिर से सवाल कैसा है कि रे आ रही है नॉर्मली, ठीक है। ये एंगल मैं आपको यहीं पे डायग्राम में हिंट देता हूं, खुद ही करोगे आप, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना। नो नो बीरो नो। ये 60 और यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री बनेगा। तो ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा, 30। 180 होता है ना सब ट्रायंगल में, 90 60 और ये 30, 60 30 90 और 90 160। अब ये एंगल 90 है तो आपको पता है ये दोनों ही एंगल 90 हो जाएंगे। यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90। ये एंगल 90, ये भी एंगल 90। 90 डिग्री, ये 60, तो ये कितना हो 30, तो ये कितना होगा 60 यहाँ वाला, क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी सम कितना होगा 180। 90 30 तो 60। अगर ये 60 तो नॉर्मल के साथ कितना, ये वाला जो हमारा गैप है, छोटा वाला गैप, ये वाला। अरे ब्लैक आ जा भाई, बदतमीजी, कहाँ है ब्लैक, किसमें है ब्लैक। तो ये बोर्ड मजे लेता है कभी कभी हमारे साथ भी। यहाँ पे है ब्लैक, ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल आई, डेंसर मीडियम में एंगल आई, और ई निकालना है तो स्नेल्स लो लगा दो बस, भगवा लो लगा दो भाई, भगवा लो क्या कहे हैं, भगवा लो कहे हैं कि अकॉर्डिंग टू भगवा लो। मैंने स्नेल्स लॉ पे पूरा वीडियो बना रखा है बच्चों, देख जरूर लेना। मैं इस वीडियो में डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ कि अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको मैं μ1 कहूंगा और बाहर वाले को μ2 कहूंगा। तो क्वेश्चन कहता है कि स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 sin i, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाला मैंने μ1 लिया, ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अंदर वाला कितना है μ1 और मैंने बाहर वाला क्या ले रखा है μ2, ऐसे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती कि भाई बाहर वाला ही लेना है अंदर वाला नहीं लेना, μ1 ऐसे करके ना। अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना है मैंने μ1, और अंदर वाला एंगल कितना है sin 30, इक्वल टू में रखोगे बराबर किसके, बाहर वाले दोनों चीजों के, μ2 sin r। मैंने ये पूरा वीडियो करा रखा है बच्चों, देख जरूर लेना। μ1 यानी कि ग्लास का, अंदर वाले का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, दे रखा है √3 दे रखा है भाई, वहां पे क्वेश्चन में दे रखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख लिया करना, अपनी मर्जी से पुट मत करना कि भैया हमने पढ़ा था 1/2 होता है, ऐसा कुछ मत करना। फेस एंगल कितना है √3। हाउ विल द रे इमर्ज if the ray of light emerges from the prism of the liquid of refractive index 1/√3 instead of air। अब वो कह रहा है एक चीज और, को क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैं, आप पढ़ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ एयर अगर मैं एक लिक्विड में डाल दूं, ये पूरा एक लिक्विड के अंदर है, ये पूरा किसके अंदर है, एक लिक्विड के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो μ2 की वैल्यू लोगे आप, μ2 दे रखा है उसने 1.3। तो सॉल्व कर दो भाई यहाँ पे आके, साइन आईसी आई की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पे ले लेंगे साइन 30 इक्वल टू में μ2 कितना है 1.3 जो कि दे रखा है बाहर वाला, और साइन ई, आर की जगह में हम ई लेंगे, बाहर वाला एंगल कितना है ई। अब इसको डिवाइड कर दो तो √3 ये जाएगा मल्टीप्लाई में, जाएगा डिवाइड में 1.3, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1.2, तो ये हो जाएगा साइन ई। अब यहां से सोल्व करो। देखो अगर ये एयर होता, अगर ये एयर में होता तो यहाँ पे 1 यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों ही सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इन एयर, समझो क्वेश्चन को, कि इन एयर होता तो यहाँ पे मैं √3 लिखता, साइन 30 लिखता, यहाँ पे 1 लिखता μ2 की जगह में, और साइन r की जगह में ई लिख के ई निकाल देता। यहाँ पे दिख रहा है √3 इंटू में 1/2 हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू में साइन ई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाता है √3/2 इक्वल टू में साइन ई। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है 60 डिग्री पे, तो ई की वैल्यू लिख देता मैं 60 डिग्री इक्वल टू में ई हो जाएगा। ये कब है, जब वो एयर में रखा होता, किसी मीडियम में ना होता। लेकिन जैसे कि उन्होंने मीडियम में डाल रखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन मीडियम, यहाँ पे लिख देता हूँ इन मीडियम। अब मीडियम में जाने की वजह से एग्जैक्ट एंगल नहीं निकलेगा। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये आएगा बच्चों आपका, मैं इसको थोड़ा स्लाइड करके यही बता देता हूँ, ये तो हो जाएगा √3/2। कुछ बच्चे कहेंगे भैया बन तो रहा है √3/2, लेकिन बच्चों √3/2 के साथ साथ नीचे में 1/√3 1/0.3 भी तो पॉइंट हटा भी तो 10/13 बन जाएगा, है ना। ये पूरा आ रहा है और इक्वल टू में साइन ई आ रहा है। अब यहाँ के बाद क्या करना चाहिए भैया हमें,
कैसे आंसर निकाले, तो इसके बाद साइन इनवर्स करके छोड़ देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लिखोगे E इजकल टू में साइन को इधर भेज के लिख दो साइन की पावर -1, इसको हम साइन इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, साइन की पावर -1 को, और ब्रैकेट में जो भी नंबर आया था उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, √3/2 इंटू में 10/13, या फिर सिर्फ 1.3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आपको यहाँ का आंसर ड्रॉप करना पड़ेगा। इन एयर ये होता, इन मीडियम ये होगा। हमने दोनों पार्ट कर लिया। मूव करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चों ये है अब अपना लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के तौर पे हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 6 क्वेश्चन कर लिए भाई, और ये क्वेश्चन भी आपको इजीली और जल्दी समझ में आ जाएगा कि सेम पैटर्न पे है। प्रिज्म के ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना सेम पैटर्न पे ही मिलेंगे आपको। कि भाई ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल में देखो कि एंगल 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकाल लो, ऐसे करके, है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टर्म 2 का है, 2022 का ही क्वेश्चन है भाई, ठीक। उसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन, देन डायग्राम और देन वीडियो खत्म, ठीक है। इसके बाद आपको ये मान लो कि अगर आपने प्रिज्म पूरा कर लिया, मतलब आपने ऑप्टिक्स की जान पकड़ ली भाई, आपको पूरा मेन कोर आता है अब। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रे इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1/√2। जल्दी से कोई प्रेडिक्ट कर सकता है आईसी कितना निकलेगा भाई? 1/√2 देख के ही आईसी पता चल जाना चाहिए। जल्दी कमेंट करो भैया, हमको समझ में आ गया आईसी कितना आएगा। एम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे करके, सच दैट इट ग्रेज अलोंग द एनसी। अच्छा इसने तो ग्रेज ही कह दिया भाई, वहां से ग्रेज करके निकल रहा है ऐसे करके। चलो भाई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, डायग्राम दूसरा बना देता हूं ताकि मैं लिख लिख के दिखा दूं आपको, और आप भी जब ड्रॉ करो तो आप इजीली ड्रॉ कर सको इसको, ठीक है। ये हमारा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे करके दे लिया हमने। राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि हर जगह 60-60-60 दे रखा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूं भाई, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहां से एक रे आती हुई नजर आ रही है, ऐसे करके रे गई, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, फिर ये इसके पैरेलल हो गई पैरेलल, एंड देन लास्ट में ग्रेज करते हुए, ग्रेज मतलब क्या होता है, सरफेस से चिपक के निकलने को ग्रेज कहते हैं। अरे भैया व्हाइट कलर दे दो, व्हाइट कलर। सरफेस से चिपक के निकलने को हम क्या कहते हैं, ग्रेज। ऐसे करके रे ग्रेज कर गई, इसको भी पूरा व्हाइट कर देते हैं भाई। ये व्हाइट कलर की रे आई, ऐसे करके गई और ग्रेज कर गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या गया है फिर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है, चलो भाई म्यू भी लिख लेते हैं। म्यू कितना है, √2 है, ऐसे करके लिख लिया। क्वेश्चन इज कि फाइंड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल निकाल दो भाई आराम से। साइन आईसी का फॉर्मूला लगा दो, एक ही एंगल दे रखा है तो साइन आईसी इक्वल टू में 1 में म्यू लगा दूंगा, है ना। अब साइन आईसी का साइन आईसी 1 में म्यू की जगह में 1/√2। 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा, आईसी की वैल्यू सीधे सीधे 45 डिग्री आप लिख सकते हो। पहले पार्ट का आंसर निकल गया, ये था हमारा ए का आंसर, ठीक है। चलो डन। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो एट सरफेस ए। ए कौन सा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए वाला मतलब इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो। देखो यहाँ पे पहले तो नॉर्मल खींचोगे आप, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा बाहर वाले मीडियम में, एयर में, और ये हमारा कहलाएगा एंगल आर। तो आपको निकालना है एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों, अब यहाँ पे भी नॉर्मल खींच दो जल्दी से ऐसे करके। मैं आपको ट्रायंगल है, बेसिक मैथ है, वही राइट एंगल से हम प्रॉपर्टी लगेगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा, वही देखना पड़ेगा आपको। आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो कि अब ये नॉर्मल है अपने पास, ये कौन है नॉर्मल, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। सही बात है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये कितना बनेगा 45। पूछो क्यों, कि भैया जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे डेंसर मीडियम में वो 45 के बराबर होगा, तभी तो ग्रेज करेगा ना। यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 45, तभी जाके वो ग्रेज करेगा, क्योंकि आई जितना होगा उतना ही अगर आईसी हुआ तो ही ग्रेज कर पाएगा। ग्रेजिंग की कंडीशन ही यही थी। तो हमें समझ में आया कि भैया ग्रेज हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 45, ये 45, तो अब पूरा कितना होता है 90, है ना। ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा नॉर्मल के साथ 90, तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब आ जाओ ऊपर वाले ट्रायंगल में। देखो हम ऐसे जाएंगे, पहले हमने यहां से ये पता किया, ये से ये पता किया, ये से ये वाला पता करेंगे, फिर ये पता। समझ में आ रहा है भाई, बेसिक मैथ है, ट्रायंगल 9th में पढ़ाई जाती है, ट्रिगो वाला। तो ये 90 डिग्री था इसलिए ये 45 हो जाएगा, क्योंकि आईसी की वैल्यू 45 आ रही थी, तो ये भी आईसी ही होना चाहिए तभी जाके ग्रेज होगा। ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 होता है। ये 45, अब ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल की। ये 45, ये 60, तो ये कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 180 में से घटा दो, पूरा सम कितना होना चाहिए 180। तो ये हो गया 105 यानी कि कितना हो जाएगा ये 75 आ जाएगा, है ना।
इन दोनों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? तो 180। अब देखो ये 75 है तो, और ये पूरा कितना होता है नॉर्मल के साथ, यहां से लेके यहां तक का एंगल 90 डिग्री बनता है भाई, ये पूरा 90 डिग्री बनता है, मैं बना नहीं सकता इसमें, ऐसे करके ये पूरा 90 बनेगा। ये 75 है, ये r है, तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 90। तो मैं यहां लिखूंगा 75 प्लस में r इक्वल टू में 90। r निकाल दो, 75 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 90 माइनस 75 कितना आएगा? 5 जोड़ दूंगा 80 हो जाएगा 15 डिग्री। एंगल r इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री, 15 डिग्री। आपको दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था एंगल आर निकाल के दिखाओ, यानी कि बेसिक मैथ चेक करना चाहते थे। ये हो गया आपका बी वाला पार्ट का आंसर। ए वाले पार्ट में आईसी निकालने के लिए कहा गया था, बी वाले पार्ट में आपको एंगल आर निकालने के लिए कहा था। ये रहा आपका डायग्राम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये था लास्ट क्वेश्चन जो कि हम इस टॉपिक पे करने वाले थे। अब मैं आपको कराऊंगा मस्त इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आने के फुल चांसेस हैं। चलो भाई डेरिवेशन की बात करते हैं कि भैया डेरिवेशन कौन सा आ सकता है प्रिज्म में, प्रिज्म में कौन सा डेरिवेशन पूछा जाएगा। जिन बच्चों को डेरिवेशन आता है वीडियो को चलने दो और जल्दी जल्दी लिख के दिखा दो कि भैया लो हमने लिख दिया, हमको आता था, हमने बिना लिखे लिख दो। और जिनको नहीं आता भाई ध्यान से सुनो, प्रिज्म में कौन सा डेरिवेशन आता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं करके दिखा दे रहा हूं। वो बोलेंगे कि म्यू का फॉर्मूला निकालो। म्यू का कौन सा फॉर्मूला? म्यू का एक बच्चों आपने फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, वो होता है साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू। ये वाला फॉर्मूला डेरिवेशन के तौर पे आया हुआ है एग्जामों में 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ठीक, इसका मैं डेरिवेशन बताता हूँ कैसे करोगे। पहले एक जल्दी से प्रिज्म बना लो और यहाँ पे एंगल मार्क कर देना। एंगल ऑफ प्रिज्म हमें नहीं पता तो ए मार्क करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को कितना मार्क करते हैं? ए। अब यहां से एक रे लेके आओ, इंसिडेंट रे लेके आए, ऐसे करके पूरा एंगल मार्क करते रहना, एरो वेरो मार्क करते रहना, नॉर्मल मार्क करते रहना। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इसको लिख दिया भाई कि इंसिडेंट रे है, इनके भी नंबर कट जाते हैं कई बार। इंसिडेंट रे एंगल कितना बना रहा है? आई। ये जानी चाहिए थी सीधे सीधे ऐसे करके जानी चाहिए थी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता बच्चों तो सीधे सीधे निकल जाती। लेकिन प्रिज्म की वजह से जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नीचे की तरफ, और सेकंड सरफेस पे जाएगी। आपको ये बात पता है ना। फिर यहाँ पे जाके फिर से नॉर्मल खींचा जाएगा। इसको जाना तो चाहता है सीधे सीधे ऐसे करके, बिल्कुल निकल जाना चाहता है, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रहा है अब, यानी कि एयर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। और ये जो बीच में एंगल बनेगा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहाँ पे जो ये पूरा एंगल बनेगा बच्चों, उसको एंगल ई कहेंगे। अंदर वाले एंगल को इसको R1 कहते हैं और इसको R2 कहते हैं। पूरा डेरिवेशन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये है R2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको डिराइव करना है ये फॉर्मूला कैसे भी करके। तो उसके लिए पहले आपको I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तब स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, मैं स्टेप लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1, I एंड R की वैल्यू पता करो। दूसरा काम है स्नेल्स लॉ लगा दो। बस 2 काम कर लो भाई, आंसर निकल जाएगा। तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं, मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया। ठीक, I और A कैसे पता करोगे? बेसिक मैथ है, समझा दे रहा हूं, समझ लो। बाकी समझ जाओ तो वेरी गुड, नहीं समझ जाओ तो याद कर लेना भाई। देखो जूम कर दिया मैंने इसको, ये I, ये R1, ये R2, ये E। अब डेल्टा और मार्क करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल था, नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखा दो। यहाँ पे ऐसे करके हमने नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिया और इस नॉर्मल को भी एक्सटेंड करके काट दो। ठीक है, नामकरण कर दो। इसका नाम लिख रहा हूं मैं P Q R और इसका S। ठीक है, PQRS। अब क्वाड्रिलेटरल देख लो, PQRS, PQRS के क्वाड्रिलेटरल में वीडियो चल रही है ना, मैं चलो वीडियो ही बनाना। हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है भूल ही जाते हैं, वीडियो बंद हो जाती है तो देख पढ़ाते रह जाते हैं। तो PQRS क्वाड्रिलेटरल में आपको याद कर रखना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो इसको मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये x है, हमें नहीं पता कितना है, ये x है। तो a प्लस में x, यानी कि मैं यहां लिखूंगा a प्लस में x, किस में? क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दिया, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PQRS, मतलब एक 4 भुजों वाला जो हमारे पास आकृति है, हिंदी बोल गया क्या, 4 भुजों वाला, 4 साइड वाला जो शेप है, उसमें a प्लस में x यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैथ की, याद है तो बढ़िया, नहीं तो लिख देना सीधे सीधे। x निकाल लो भाई, a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस a। यहाँ x निकाला सबसे पहले हमने, इक्वेशन 1 लिख दिया। पहला काम ये है, डायग्राम बनाने के बाद x निकाल। x निकालने के बाद अब जाओ ट्रायंगल में, QRS, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला QR और S। इस वाले ट्रायंगल में बच्चों तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए?
180, ट्रायंगल में 180 होता है। तो R1 प्लस R2 इजकल टू प्लस में X इजकल टू में 180 लिखेंगे। तो मैं यहां बगल में लिख देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इतना करने के बाद हम जाएंगे इसी को, चलो ऊपर करके पहले दोनों पार्ट यहीं कर लेते हैं। इसके बाद आप प्रिज्म पूरा याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। क्वाड्रिलेटरल हो गया, अब आ जाओ ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल क्या नाम था, QRS, ढूंढ लो भाई जल्दी से। QR और S वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं, ये इसके था। R1 प्लस में R2 प्लस में X 180 के बराबर होना चाहिए। X की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो R1 प्लस में R2 X की जगह में रखोगे प्लस में 180 माइनस में A इजकल टू में 180। 180 से 180 कट जाएगा, माइनस का A उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 180 से 180 गया, R1 प्लस R2 इजकल टू में माइनस का A उधर जाके प्लस का A हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। पहले समझ में आया कि क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज किया, दोनों को 180 के बराबर जोड़ के 180, और फिर ट्रायंगल का यूज किया। यहां से R निकल जाएगा। R कैसे निकलेगा ये बताता हूं। इसी के आगे अब आप तीसरी बात कहोगे कि भैया इफ कंडीशन है कि अगर R1 बराबर हो जाए R2 के, चलो कंडीशन बाद में लगाएंगे वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंडीशन में बिल्कुल बाद में लगाऊंगा भाई, ठीक है, कंडीशन नहीं लगा रहे। पहले आपको समझ में आ गया कि ए ये निकालना है फिर बी निकालना है। सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। डायग्राम बनाया, एक्स निकाला, एक्स निकाल के ट्रायंगल लगाया, R1 प्लस R2 निकाल दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। अब आ जाओ आई निकालने के फॉर्मूले में। आई कैसे निकालोगे, देखो आप बोलोगे कि ये जो इंसिडेंट रे थी जो सीधी सीधी जानी चाहिए थी, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधी निकल जाती। सही बात है। अब निकली कहां से, नीचे से, तो एंगल ऑफ डेविएशन मार्क करो। कैसे मार्क करोगे, जो निकली हुई रे है इमरजेंट रे, ये है इमरजेंट यानी कि बाहर निकलने वाली रे, इमर्ज होने वाली, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, और जहां पे ये इंसिडेंट रे को इमरजेंट रे काटे तो वो जो एंगल बनता है यहाँ पे छोटा सा, ये है बच्चों डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये ठीक है। अब डेल्टा कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ध्यान से देखते रहना, मस्त एंगल बनता है भाई इसके अंदर। देखो अब आप क्या बोलोगे डेल्टा निकालने के लिए, डेल्टा से ये आई निकल जाएगा। देखो ये पूरा कितना है, आई है ना, यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल आई के बराबर है ये। तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो तो ये पूरा आई बनेगा, ये पूरा आई तो ये पूरा आई, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, डॉटेड लाइन से लेके यहां तक ये पूरा आई बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये पूरा आई बना और ये छोटा वाला R1 है, तो ये सिर्फ छोटा वाला कितना बनेगा, I माइनस R1, क्योंकि ये पूरा कितना था I और ये नीचे वाला R1, तो ऊपर वाला कितना बनेगा I माइनस R1। मैं इसको येलो से लिख देता हूं, यहां से लेके यहां तक जो छोटा वाला होगा वो I माइनस R1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ये I था तो ये पूरा I बनेगा, पूरे में से अगर R1 घटा दूं तो ये छोटा वाला एंगल निकल जाएगा। सेम चीज इसमें, ये पूरा E है तो यहाँ पे भी ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक E बनेगा, E माइनस R2 करेंगे तो ये छोटा वाला एंगल निकल जाएगा जो कि है E माइनस R2। अब इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं T, PQRST। अब ट्रायंगल बता रहा हूं, ट्रायंगल ढूंढ लेना, अगर ट्रायंगल ढूंढ लिया तो आंसर मिल जाएगा आपको। हम कह रहे हैं तीसरा काम क्या करना है हमको, T था ये T, ठीक है। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है बच्चों QTS, QTS ढूंढो भाई, QTS। ये वाला ट्रायंगल देखो तो आप देखोगे डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर बाहर का एंगल है, और एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी याद ही होगी कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो सम के बराबर होता है बस। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी डेल्टा जो होगा वो I माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल E माइनस R2 के बराबर होगा। यहां से देखो डेल्टा का डेल्टा I और E प्लस में है तो लिख दो I प्लस में E, और माइनस का R1 माइनस का R2, तो माइनस कॉमन लेने के बाद मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म तो मारना पड़ेगा है ना। अब इसके बाद आप बोलोगे R माइनस कॉमन ले लिया भाई R1 R2 में से, ठीक है, बैक हो गया था, एक मिनट। अब आ जाओ वापस इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में देखो R1 प्लस R2 आपने A प्रूव किया था तो इसको इसमें पुट कर दो भाई, तो डेल्टा का फॉर्मूला बन जाएगा I प्लस में E तो रहेगा ही माइनस का A, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया डेल्टा का। तीसरा यहीं से, सॉरी तीसरा बन गया, I निकाल लो। I निकालोगे कैसे, चलो I निकालते हैं, पहले कंडीशन लगा देते हैं। 3 काम भाई इतना करना पड़ेगा, मैं आपको जानबूझ के सबसे शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको याद कर लो। 3 मार्क्स में डेरिवेशन आएगा बच्चों, ये बच्चों को वैसे भी कभी समझ में नहीं आ रहा होता। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया,
डायग्राम में क्वाड्रिलेटरल लिया, जानबूझ के रिवाइज करा रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल को 180 के बराबर किया, x निकाला, फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के r1 + r2 = a निकाल दिया। फिर हम जाते हैं ऊपर वाले में i - r1 e - r2 एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी निकाल के डेल्टा निकाल दिया। अब 1 2 3 काम करने के बाद आपको लगाना है कंडीशन। कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन क्या लगाएंगे? एक ही बार में याद हो जाएगा कंडीशन, देख लो भाई। मैंने कहा ना इसी वीडियो में पूरा प्रिज्म करा दूंगा मैं आपको। ये रहा कंडीशन। कंडीशन क्या लिखेंगे भैया कि कंडीशन ये है कि जब आपका i जो है वो e के बराबर हो जाए, उसी वक्त r1 भी r2 के बराबर होता है, जिसको हम सिर्फ r कहेंगे, और उसी वक्त जो डेविएशन है डेल्टा है वो मिनिमम होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। तीनों कंडीशन एक ही बात है। मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब i = e होगा और r1 = r2 होगा। समझ रहे हो? तो इन दोनों को अब इक्वेशन 2 और 3 में लगा दो एक बार, अपने आप i और निकल जाएगा, i और r, और फिर आप लगा दोगे स्नेल्स लॉ। चलो भाई, फिर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा फाइनल, आप लिख लेना। ये रिवीजन के तौर पे था, इसको मत लिखना भाई। डेरिवेशन यहां से चलिए, डायग्राम 1 2 3 और ये कंडीशन 4। चलो भाई लगा रहे कंडीशन। r1 को भी r1 r2 r के बराबर है ना, तो इसको r लिखेंगे, इसको भी r लिखेंगे। r + r कितना हो जाएगा? 2r। तो मैं लिखूंगा 2r इक्वल टू में कितना होगा? a कितना, r कितना निकलेगा? 2 जाएगा डिवाइड में, तो a/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, हो गया। अब दूसरे में लगाओ, थर्ड वाले में डेल्टा इक्वल टू में ये भी i है और e भी किसके बराबर है? i के, तो e को भी i लिख सकता हूं। i कितना हो जाएगा? 2i और माइनस का a, यहां से i निकाल लो, माइनस का a इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस a, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू में i। ये निकल गया इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या किया? पहले r1 r2 निकाला, फिर डेल्टा निकाला, फिर कंडीशन निकाल के r और i निकाल लिया। अब आ जाओ स्नेल्स लॉ, खत्म। इतना सा डेरिवेशन था अकॉर्डिंग टू भौवा लॉ, स्नेल्स लॉ। भैया देखो, स्नेल्स लॉ ने क्या कहा था कि साइन सीधे सीधे ले लो, μ/2 का फॉर्मूला क्या होता है? sin i अपॉन में sin r। ये सीधे फॉर्मूला ले सकते हो क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आराम से लिख दो। तो μ/2 इक्वल टू में साइन का साइन, i की वैल्यू लिख दो। i किसके बराबर होता हूँ? डेल्टा प्लस a अपॉन में 2 ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइड में साइन r था, तो साइन का साइन बच्चों, और r की जगह में r किसके बराबर निकला? a/2 के। तो ये आपको प्रूव करना पड़ता है और इतना आपको आना चाहिए। डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, फिर एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, फिर कंडीशन और फिर भौवा लॉ, खत्म। ये स्टेप जल्दी से भाई फोटो खींच लो। इतने आसान भाषा में सच्ची बता रहा हूँ, किसी ने नहीं समझाया होगा, जल्दी से कर लो। अब आपको समझ में आ गया, एक बार लिख के जरूर देख लेना भाई, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करते हैं इसी के ग्राफ पे। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ग्राफ आता है, मैं भी वो भी यहीं पे करवा दे रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब आपको बोलेंगे कई बार ग्राफ बना के दिखाओ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। ये जो डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम का ग्राफ बना के दिखाओ। अगर ग्राफ बनाने के लिए बोले, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ, ये है ग्राफ किसका? डेल्टा यानी कि डेविएशन का, कितना डेविएट हो रहा है अपने रास्ते से, डेविएशन का किसके साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। तो आप ग्राफ बनाओगे बच्चों यू शेप का। किस शेप का? यू शेप का। जहां पे डेविएशन सबसे कम है, ये वाला पार्ट, इसको कहूंगे आप डेल्टा मिनिमम। मिनिमम कब होता है? जिस वक्त i e के बराबर होता है। ऐसे करके आपको एक डायग्राम बनाना पड़ सकता है। 1 नंबर का ग्राफ है, बहुत बार पूछा गया है सैंपल पेपर और पीवाईक्यू में मिल जाएगा आपको। तो ये था पूरा प्रिज्म का डेरिवेशन जो कि आपसे पूछा जा सकता था। मैक्सिमम है बच्चों ये। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये जो मैंने 3 डायग्राम यहाँ पे दिखा रखे हैं, इन 3 डायग्राम को आपने पढ़ा होगा। इन 3 डायग्राम को भी एक बार देख लेना भाई। ड्रॉ करना आना चाहिए कि कब 90 डिग्री पे डेविएट करते हैं, कैसे इसको 180 डिग्री करते हैं, कैसे बिना इन्वर्ट के मतलब बिना डेविएट के इन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तीनों पेरिस्कोप वाला कंडीशन देख लेना, एक बार दिमाग में होना चाहिए। बाकी ये था बच्चों डेरिवेशन, पूरा न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब है आपके लिए बिल्कुल मोटिवेशन 10 दिन का, कि बच्चों लास्ट के 9 और 10 दिन बच गए हैं। 10वें दिन तो आपका फाइनल एग्जाम ही है। तो अगर किसी भी बच्चे ने अब 3-3 घंटे के 3 सेट लिए, जो मैंने पाइल अप मेथड समझाया वो आपने फॉलो कर लिए, तो अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को जगा लिया आपने, तो ये मान लो आपके 94-95 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कैसा भी पेपर आए। तो जैसा कि आप जानते हो कि व्हाइट लाइट के अंदर छुपी होती है 7 कलर, तो वैसे ही अपने अंदर के रंग को पहचानो, क्योंकि हर व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है?
रेनबो छुपा होता है, यानी कि आपके लिए भी आपके अंदर की पोटेंशियल पहचानो, आप 9-9 10-10 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट सारे बच्चों की लाइब्रेरी जाओ, देखो 9-9, मेरी खुद की लाइब्रेरी है भाई, बच्चे साढ़े 12 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हो, रात में बता रहा हूँ मैं आपको, रिक्वेस्ट करते भैया प्लीज खोल, मैं बिल्कुल एग्जाम टाइम चल रहा है भाई, बिल्कुल ओपन रखता हूँ। तो 9-9 10-10 घंटे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ये आपकी हिडन पोटेंशियल है, पहचानो। और 3-3 घंटे के, एक ही साथ 9 घंटे नहीं पढ़ने, 3-3-3 बस, 3-3 घंटे के सेट लिए रिवीजन जरूर करना, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैं आपके साथ हूँ बोर्ड एग्जाम तक, तो मैं डेली वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट करते रहो कि क्या चाहिए आपको, कहाँ दिक्कत हो रही है, और मैं वो चीज आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कुछ बच्चों ने सैंपल पेपर कहे, मैं बिल्कुल सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको, और मैं आपके कमेंट रिप्लाई करता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।